Hello dear friends, this is lecture number 13 on Civil Procedure Codes lecture series section. ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं आज सेक्शन नंबर 12. सेक्शन नंबर 12 बात करता है बार टू फर्दर सूट. इट मीन्स हमारे पास एक बार अगर कोई मैटर डिसाइड हो जाता है या फिर किसी चीज़ में, किसी भी इशू में, किसी भी मैटर में एक बार कोई चीज़ आर्डर हो जाती है तो फिर वो फर्दर हमारे पास प्रोसीडिंग्स नहीं होगी उसमें. इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं हम. ठीक है, वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड. एक वर्ड है प्रिक्लूडेड. प्रिक्लूडेड मीन्स डीबार्ड. डीबार्ड. ठीक है, प्रिक्लूडेड मीन्स डीबार्ड बाय रूल्स from instituting a further suit in respect of any particular cause of action. कोई फ्रेश सूट नहीं लेकर आ सकते, कोई फर्दर सूट आप नहीं लेकर आ सकते कोर्ट के अंदर. अगर एक चीज़ आपकी कोर्ट के अंदर डिसाइड हो गई है या फिर उसमें किसी किस्म का कोई आर्डर पास हो गया है तो फिर आप फर्दर वो सूट इंस्टीट्यूट के लिए नहीं लेकर आ सकते उसी काज ऑफ एक्शन पर. ठीक है, पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पे. ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज. जिस कोर्ट में ये कोड अप्लाई होता हो, इस कोड की एप्लीकेबिलिटी हो. कोड कौन सा? द सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की एप्लीकेबिलिटी हो, उसमें आप ये सूट फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपको बार कर रहा है ये सेक्शन 12. ठीक है, अब 12 सेक्शंस आपने पढ़ा था. पहले हमने सेक्शन पढ़ा था रेस जुडिकाटा. ठीक है, तो फिर ये रेस जुडिकाटा का क्या है? एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 11 में क्या था? रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा में क्या बात कर रहे थे? रेस जुडिकाटा में ये बात थी कि अगर कोई एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो उसी काज ऑफ एक्शन पर हम जो अदर सूट्स कोई और सूट लेकर नहीं आ सकते उसी काज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर और बिटवीन सेम पार्टीज पर. यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि हम फर्दर सूट आपको नहीं बार कर रहा है. बार मीन्स डिबार्ड होना किसी को. ठीक है, बार टू फर्दर सूट, आप फर्दर सूट नहीं फाइल कर सकते. ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1. ये सब सेक्शन सेक्शन 12 का ये हमारे पास कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 हो गया. सब सेक्शन 1 जो है एक्सटेंशन है किसकी? एक्सटेंशन है हमारे पास रेस जुडिकाटा की. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके अंदर हम चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूल 1 जो है फर्दर सूट प्रिक्लूड करता है या फिर बार करता है. किस वजह से? कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं. आर्डर 2 रूल 2 के अंदर सूट टू इंक्लूड होल क्लेम. अगर किसी सूट के अंदर आपको जो क्लेम करना था वो कंप्लीट क्लेम करना था. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 60,000 रुपये मांगने थे मगर आपने वहाँ पर क्लेम किया 50,000. ठीक है, तो फिर बाद में आप वही काज ऑफ एक्शन को लेकर जो 10,000 आपके बचे हैं क्या उन पर सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं. उस पर क्या एप्लीकेबल होगा हमारे पास? बार टू फर्दर सूट. ठीक है, ये बात कर रहा है रूल 2, आर्डर 2 रूल 2 CPC. और आर्डर 9 रूल 9 क्या कहता है? डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार्स फ्रेश सूट. जब भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कोई डिक्री पास हो जाती है उसकी ना आने की वजह से, मीन्स इन नॉन प्रोसिक्यूशन या फिर किसी भी डिफ़ॉल्ट में पास होती है तो फिर आप फ्रेश सूट लेकर नहीं आ सकते. ठीक है, आप उनको क्या करा सकते हैं? सेट असाइड करा सकते हैं. ठीक है, आप उसी आर्डर 9 रूल 9 के तहत सेट असाइड कर सकते हैं मगर आप फ्रेश सूट लेकर नहीं आ सकते. यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर आर्डर 22 रूल 9 बात करते हैं. इफेक्ट ऑफ डिसमिसल. अगर आपका
आर्डर 22 रूल 8 के अंदर अगर कोई मैटर आपका डिसमिस हुआ है, किस बात को लेकर, अगर कोई प्लेंटिफ है उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई है, मीन्स कोई प्लेंटिफ है उसका दिवाला निकल गया है, ठीक है, दिवालिया निकल जाना किसी का, मीन्स वो कंगाल हो जाना, वो गरीब हो जाना, और उसके बिहाफ पर जो असाइनी है, उसका रिसीवर है, वो सूट को परस्यू नहीं कर रहा, तो फिर अगर किसी वजह से डिसमिस हो जाता है तो फिर वो फ्रेश सूट लेकर नहीं आएगा, ठीक है। आर्डर इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, आ रही बात समझ लो, यहाँ तक बात क्लियर है। और आर्डर 20 रूल 1 में अगर कोई प्लेंटिफ अपने सूट से विड्रा कर रहा है, ठीक है, या फिर अपना कोई पार्ट छोड़ रहा है, तो फिर बाद में जो आप इसने विड्रा किया वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आर्डर 20 रूल 1 इसका सब रूल जो है 2 के तहत अगर कोई परमिशन कोर्ट से लेकर करता है तो फिर वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। आ रही बात समझ में, जो इन्होंने विड्रा किया उनसे उन पर मैटर दोबारा फ्रेश सूट लेकर आ सकते, मगर ये सब रूल 3 में अगर वो कोर्ट से परमिशन नहीं लेते, विदाउट परमिशन करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बार हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास मेन जो टॉपिक है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 मीन्स टॉयल 2। आपने ये बात तो सुनी होगी कि टॉयल 2 की एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। अब टॉयल 2 होता क्या है? सबसेक्शन 1 में तो आपने पढ़ लिया कि ये हमारे पास सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 तो आपने पढ़ लिया कि ये क्या करता है, फर्दर सूट से बार करता है, ठीक है, फर्दर सूट बार्ड। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं हम आर्डर रूल और सेक्शन 12 सबसेक्शन हमारे पास 2। अब कहते हैं टॉयल 2 मतलब हमारे पास सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, इसी को कहते हैं हम टॉयल 2 कहते हैं। टॉयल 2 की एप्लीकेशन देनी है, जहाँ तक बात क्लियर है। सबसेक्शन अगर क्लियर है तो फिर इसके बाद हम चलते हैं टॉयल 2 पर, सबसेक्शन 2 पर चलते हैं। अगर सबसेक्शन 1 क्लियर है तो फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 कहता है वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जब क्या करता है कोई भी पर्सन, अब पर्सन यहाँ पर कोई पार्टी नहीं कही गई, अब पर्सन क्या करता है, चैलेंजेस, किसको चैलेंज करता है, कोई पार्टी नहीं, यहाँ पर पर्सन कहता है। कोई भी पर्सन किसी भी हमारे पास चैलेंज करता है, किसकी, चैलेंज द वैलिडिटी, शो ना करें, चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर, डिक्री ऑर्डर या फिर जजमेंट। ऑर्डर हो, जजमेंट हो, फिर चाहे डिक्री हो, उसकी वैलिडिटी को हम चैलेंज करते हैं कि वो लीगलिटी पर बेस करती है कि नहीं करता। ऑर्डर जो हुआ है उस कोर्ट का, वो ऑर्डर लीगलिटी पर बेस करता है या नहीं करता। जो डिक्री पास हुई है वो लीगल है या नहीं है, जो जजमेंट पास हुई है क्या वो लीगल है या नहीं है, इट मीन्स क्या वो कानूनी पास हुई है कि नहीं हुई। आइए देख लेते हैं, हम इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं हम। वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। अगर कोई भी डिक्री ली गई हो, चैलेंज करता हो डिक्री, ऑर्डर या वैलिड हमारे पास जजमेंट की, किन किन पॉइंटों पर? एक पॉइंट है हमारे पास फ्रॉड, ठीक है। नंबर 2 पर है मिसरिप्रेजेंटेशन,
मिसरिप्रेजेंटेशन। और नंबर 3 क्या बात करता है? नंबर 3 बात करता है वांट ऑफ जुरिडिक्शन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो फिर क्या होगा? He shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment decree and not by a separate suit। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई है कि टोइल 2 के अंदर, ठीक है, हम टोइल 1 के तहत तो फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, मगर टोइल 2 के तहत हम उसी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, नॉट अ सूट। ये बात आपको जहन में रखनी है कि there is no suit, there is a application in the same court। आ रही बात समझ में? कौन कौन से ग्राउंड पर? जब उस डिक्री में कोई फ्रॉड हुआ हो, ठीक है, उस डिक्री के अंदर कोई फ्रॉड हुआ हो, या फिर उसी डिक्री जो ली गई है वो किस ग्राउंड पर ली गई है? वो ली गई है मिसरिप्रेजेंट करके, कोर्ट को गुमराह करके, कोर्ट को गलत बयानी करके, या फिर वो डिक्री ली गई है वांट ऑफ जुरिडिक्शन। वांट मीन्स लेक, कोर्ट की जुरिडिक्शन ना हो। वांट क्या मतलब है? वांट मीन्स लेक ऑफ जुरिडिक्शन मीन्स विदाउट जुरिडिक्शन। इस 3 को आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर विदाउट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, विदाउट जुरिस्डिक्शन। या फिर जो आपने डिक्री ली है, वो जो डिक्री ली गई है कोर्ट से, उस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्डर पे। जो आर्डर पास हुआ है वो फ्रॉड से हुआ है, कोर्ट से फ्रॉड किया गया है, ठीक है। आ रही बात समझिए? जो आर्डर पास हुआ है वो आर्डर कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट करके लिया गया है, या फिर जो आर्डर पास हुआ है उसमें कोर्ट को तो दायरा इख्तियार नहीं थी, कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी, या फिर जो जजमेंट पास हुई है वो फ्रॉड से पास हुई है, या फिर जजमेंट जो है वो मिसरिप्रेजेंट करके ली गई है, या फिर कोर्ट की जुरिडिक्शन ही नहीं थी जब ये जजमेंट पास हुई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसमें कुछ और इसमें पॉइंट्स हैं, आपको बताता चलूँ, ठीक है। सेक्शन 12 के तहत, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के तहत हम जो है वो फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, मगर टोइल 2 के अंदर जब हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, या फिर हमारे साथ कोई मिसरिप्रेजेंट हुआ हो, या फिर हमारे साथ कोई किस्म का वांट ऑफ जुरिडिक्शन से ली गई हो जजमेंट या डिक्री या आर्डर, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसी कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब हमारे पास इसका फोरम कौन सा होगा, किस फोरम पर जाएगा? जैसे हम करते हैं अपील हायर कोर्ट में जाती है, रिवीजन भी हायर कोर्ट में जाती है, रिव्यू किस में जाता है? रिव्यू सेम कोर्ट में जिसने डिक्री पास की है, आर्डर पास किए या जजमेंट पास किए, ठीक है। तो कहाँ जाएगा? सेम कोर्ट। इसका फोरम कहाँ है? सेम कोर्ट में, ठीक है। सेम कोर्ट में आप क्या देंगे? एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सी देंगे? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 मीन्स टोइल 2 की आप एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। एक सूट आप फाइल नहीं करेंगे, नॉट अ सेपरेट सूट। आप एक एप्लीकेशन देंगे कि साहब ये जो डिक्री हुई है, ये जो जजमेंट हुई है, इसमें क्या हुआ है? इसमें तो ये फ्रॉड से ली गई थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो डिक्री हुई है इसमें क्या था? ये इस कोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं था, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। समझ में आ रही बात? और ये जो डिक्री ली गई है, ये डिक्री कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट करके ली गई है, ठीक है। और इसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ में से किस सेक्शन के तहत चलेगी? सीपीसी के सेक्शन नंबर 141 के तहत चलेगी। इसकी प्रोसीडिंग गवर्न करेगा सेक्शन 141। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ जाती है सेक्शन नंबर 21 सीपीसी में। सेक्शन 120 सीपीसी 21 सीपीसी कहता है कि ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन पर ऑब्जेक्शन नहीं दिए जाएंगे। कहाँ पर?
अपीलेट या फिर रिविजनल कोर्ट पर। सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ सिर्फ कंट्राडिक्शन हो रही है, मगर कंट्राडिक्शन यहाँ पर हो रही है बात अपीलेट, ठीक है, अपीलेट या फिर रिविजनल फोरम पर, नॉट सेम कोर्ट। यहाँ पर जुरिडिक्शन नहीं, कि अगर विदाउट जुरिडिक्शन कोई मैटर पास हुआ है और आपने वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर वो क्वेश्चन रेज नहीं किया, तो सेक्शन 21 के तहत आप वो क्वेश्चन अपीलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट में क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास जो जहाँ पर वांट ऑफ जुरिडिक्शन हुई है, ठीक है, उसी कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप रिवीजन में मैटर चला जाता है, वहाँ आप नहीं कह सकते कि सर उसकी जुरिडिक्शन नहीं दी, आप उसी कोर्ट में 12(2) की एप्लीकेशन दें। ठीक है, 12(2) की एप्लीकेशन दें कि इस कोर्ट को जुरिडिक्शन ही नहीं थी। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर समझ में आ गया हो तो फिर मैं इसके बाद किसी और सेक्शन पर चलें। यहाँ पर अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में पढ़ा कि हम फर्दर सूट नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, आर्डर 2 रूल 2 के तहत, आर्डर 9 रूल 9 के तहत अगर कोई ऐसा हुआ हो हमारे पास आर्डर पास है, या फिर आर्डर हमारे पास 22 रूल 2 के तहत अगर कोई किस्म का आर्डर पास हुआ, या फिर 23 के तहत 23 रूल 1 के तहत अगर कुछ आर्डर पास हुआ है, तो फिर भी आप फर्दर सूट नहीं फाइल कर सकते। मगर 12(2) में आप आ सकते हैं जब आप जो आर्डर पास हुआ है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं 3 ग्राउंड्स पर। आपने 3 ग्राउंड्स याद रखने हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और विदाउट जुरिस्डिक्शन मीन्स वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। वांट मीन्स लेक, ठीक है, लेक मीन्स कमी, जहाँ पर जुरिस्डिक्शन की क्या थी, कमी थी। ठीक है, जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में विदाउट जुरिस्डिक्शन। आ रही बात समझ? तो इन 3 ग्राउंड्स पर आप उस डिक्री की उसी सेम कोर्ट में, फोरम कौन सा है, सेम कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, ना कि कोई फर्दर सूट या फिर कोई सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं। सेपरेट ट्रायल यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर उसी कोर्ट में एक सिंपल एप्लीकेशन होगी 12(2) की, जो भी आपका ग्राउंड हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, या फिर आपका क्या हो, विदाउट जुरिस्डिक्शन हो। ठीक है, चाहे आपका कोई भी ग्राउंड हो, आप 12(2) की एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 13 एंड 14। ठीक है, थैंक यू सो मच।